नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और मुश्किल सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या किसी को सम्मान के साथ मरने का हक है? चलिए, आज भारत में यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की इस पेचीदा कानूनी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात घूम फिरकर इसी एक सवाल पर आती है, क्या किसी को सम्मान के साथ इस दुनिया से जाने का अधिकार होना चाहिए? ये वो सवाल है जिसने न जाने कितने दशकों से हमारे देश की अदालतों को, हमारे समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। अच्छा, इस पूरी बहस की जड़ को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें दो तरह की यूथनेशिया के बीच का फर्क जानना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया हैं क्या? चलिए, इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। एक्टिव यूथनेशिया मतलब किसी की जान लेने के लिए सीधे सीधे कुछ करना, जैसे मान लीजिए कोई जानलेवा इंजेक्शन दे दिया गया। दूसरी तरफ है पैसिव यूथनेशिया। इसमें कुछ किया नहीं जाता, बल्कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर चल रहा है उसे हटा लिया जाता है, ताकि कुदरत खुद अपना फैसला कर सके। रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही। तो एक बात बिल्कुल साफ है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत में एक्टिव यूथनेशिया पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसे कानून की नज़र में या तो हत्या माना जाता है या फिर आत्महत्या के लिए उकसाना, मतलब एक बहुत ही संगीन जुर्म। तो सवाल उठता है कि हम आज जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचे कैसे? इसके पीछे एक लंबी कानूनी कहानी है जो अदालतों के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसलों से गुजरती है। चलिए, उसी सफर पर चलते हैं। ये पूरा सफर ना कुछ खास पड़ावों से होकर गुजरा है। 1994 में पी रतिनाम केस, फिर 1996 में ज्ञान कौर केस, उसके बाद 2011 का वो दिल दहला देने वाला अरुणा शानबाग केस, और आखिर में 2018 का कॉमन कॉज वाला ऐतिहासिक फैसला। हर एक केस ने मानो इस पूरी पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ा है। अब यहां देखिए, कानून ने कैसे पलटी मारी। 1994 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। सब कुछ ठीक था कि सिर्फ 2 साल बाद 1996 में एक उससे भी बड़ी बेंच बैठती है और इस पूरे फैसले को ही पलट देती है और साफ साफ कहती है कि नहीं, जीने के अधिकार का मतलब मरने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। 42 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 42 साल हैं जो अरुणा शानबाग ने एक बिस्तर पर काटे, एक ऐसी हालत में जिसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। मतलब शरीर जिंदा था, सांसें चल रही थीं, पर मन और दिमाग कहीं खो चुके थे। उनके इस दर्दनाक केस ने ही इस पूरी कानूनी लड़ाई को एक इंसानी चेहरा दिया। और अरुणा के केस की वजह से ही 2011 में एक बहुत बड़ा फैसला आया। ये एक मील का पत्थर था। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को इजाजत दी, लेकिन एक शर्त के साथ। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ बहुत ही असाधारण मामलों में होगा और हर एक केस के लिए पहले हाई कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। फिर साल आया 2018 और कॉमन कॉज केस। इस केस ने तो जैसे पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक एक सम्मानजनक मौत तक जाता है। और इसी फैसले ने जन्म दिया लिविंग विल के कॉन्सेप्ट को। तो ये लिविंग विल क्या चीज है? बार बार इसका जिक्र हो रहा है। चलिए अब जरा इसको समझते हैं। ये वो कानूनी दस्तावेज है जो एक इंसान को अपने आने वाले कल के बारे में, अपने इलाज के बारे में फैसला लेने का हक देता है। तो देखिए, लिविंग विल को एक तरह का एडवांस्ड इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। इसमें कोई भी इंसान जब वो पूरी तरह से होशो हवास में है, ये लिख सकता है कि अगर कल को मैं किसी ऐसी बीमारी या कोमा में चला जाऊं जहां से वापसी मुमकिन ना हो, तो मुझे मशीनों के सहारे, मतलब लाइफ सपोर्ट पर जिंदा ना रखा जाए। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि ये बनती कैसे है? 2023 में इसके नियम थोड़े आसान कर दिए गए हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, ये दस्तावेज तब बनना चाहिए जब इंसान दिमागी तौर पर पूरी तरह ठीक हो। फिर इस पर 2 गवाहों के साइन चाहिए। इसके बाद इसे किसी नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना पड़ता है। और आखिर में जब इसे इस्तेमाल करने की नौबत आती है तो अस्पताल का एक मेडिकल बोर्ड ये कंफर्म करता है कि मरीज की हालत सच में लाइलाज है, तभी इस विल को माना जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इन सारे केस, सारे नियमों के बाद आज भारत में कानूनी स्थिति असल में है क्या, एक नजर में समझते हैं। तो देखिए, स्थिति एकदम साफ है। एक्टिव यूथनेशिया पूरी तरह से गैर कानूनी। पैसिव यूथनेशिया, हाँ, ये कानूनी है, पर बहुत ही सख्त शर्तों के साथ। और एक और जरूरी बात, आत्महत्या की कोशिश, अब इसे जुर्म नहीं माना जाता,
बल्कि एक मेंटल हेल्थ इशू की तरह देखा जाता है। लेकिन एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो पैसिव यूथेनेशिया का अधिकार है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन मरीजों के लिए है जो या तो ब्रेन डेड हो चुके हैं या फिर ऐसी वेजिटेटिव स्टेट में है जहां से रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है। कोई इंसान सिर्फ इसलिए कि वो डिप्रेशन में है या गरीब है या किसी और वजह से परेशान है, वो इस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। तो कानून तो बदल गया है, कानून ने एक सम्मानजनक मौत के अधिकार को मान लिया है। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या हमारा समाज भी बदला है? क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।